नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है पाइप ए, बी और सी एक टंकी को 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। इन तीनों पाइप ए, बी और सी को एक ही दिन सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे खोल दिया गया। टंकी कितने बजे भर जाएगी? तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया है, 30 घंटा, 40 घंटा और 60 घंटा दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 30, 40 और 60 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा? एलसीएम निकल के आ जाएगा 120। अब देखिए हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते हैं 120 यूनिट। अब देखिए 120 यूनिट पानी जब पाइप ए भर रहा है तो कितना समय लग रहा है? 30 घंटा का। पाइप ए भर रहा है तो कितना समय लग रहा है? 30 घंटा का समय लग रहा है। पाइप बी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है? 40 घंटा का समय लग रहा है। पाइप सी भर रहा है तो 60 घंटा का समय लग रहा है। तो देखिए यहां से हम तीनों पाइप का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए पाइप ए जो है 30 घंटा में 120 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भर रहा होगा? 4 यूनिट। पाइप बी जो है 40 घंटा में 120 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भर रहा होगा? 3 यूनिट। और पाइप सी जो है 60 घंटा में 120 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भर रहा होगा? 2 यूनिट। अब देखिए यहां से तीनों पाइप का एफिशिएंसी निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आगे? हमें क्वेश्चन में दिया कि तीनों पाइप को एक ही दिन 7 AM, 8 AM और 10 AM में खोल दिया गया तो टंकी जो है कितने बजे भर जाएगी? यानी ए को कब खोला जा रहा है? ए को खोला जा रहा है 7 AM में। बी को कब खोला जा रहा है? 8 AM में। और सी को कब खोला जा रहा है? 10 AM में। तो देखिए 7 AM से 8 AM तक कितना समय होगा? 7 AM से 8 AM तक 1 घंटा का समय होगा। और 7 AM से 8 AM के बीच कौन सा नल खुला हुआ है? ए, यानी केवल ए काम कर रहा होगा। तो देखिए ए जो है 1 घंटा अगर काम करेगा तो ए 1 घंटा में कितना पानी भर रहा है? 4 यूनिट। यानी ए जो है टंकी के अंदर 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भर देगा। अब देखिए 8 AM से 10 AM तक कितना समय होगा? 8 AM से 10 AM तक 2 घंटा का समय होगा। अब देखिए इस 2 घंटा के लिए कौन कौन काम करे होगा? ए पहले से खुला हुआ है और 8 AM में बी भी खुल जा रहा है। यानी इस 2 घंटा के लिए ए प्लस बी दोनों काम किए होंगे। इस 2 घंटा के लिए ए प्लस बी दोनों काम किए होंगे। अब देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर 2 घंटा काम करेंगे तो टंकी के अंदर कितना पानी भर जाएगा? अब देखिए ए जो है 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भर रहा है और बी 1 घंटा में 3 यूनिट, यानी दोनों मिलकर 1 घंटा में 7 यूनिट पानी भरेंगे। तो 2 घंटा में कितना पानी भरेंगे? 2 घंटा में 14 यूनिट पानी भरेंगे। अब देखिए पहले जो है ए 4 यूनिट पानी भर दिया है और ए प्लस बी मिलकर 14 यूनिट पानी भर रहे हैं। यानी अब तक जो है 10 AM तक टंकी के अंदर कितना पानी भर गया? 4 यूनिट प्लस का 14 यूनिट, ये हमारा क्या हो जाएगा? 18 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए टंकी के अंदर टोटल पानी भरना कितना है? 120 यूनिट। यानी टोटल पानी भरना है 120 यूनिट, जिसमें से 18 यूनिट पानी भर गया। यानी शेष जो है अभी भरना कितना बाकी रह गया? 102 यूनिट। अब देखिए 10 AM में सी को खोल दिया जा रहा है। यानी अब जो है 10 AM से तीनों पाइप एक साथ खुले हुए हैं। यानी तीनों पाइप मिलकर इस शेष पानी को यानी 102 यूनिट पानी को भरेंगे। अब देखिए ए जो है 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भरा है, बी 1 घंटा में 3 यूनिट और सी 1 घंटा में 2 यूनिट। यानी तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक साथ 1 घंटा में कितना पानी भरेंगे? तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक साथ 1 घंटा में कितना पानी भरेंगे? 9 यूनिट पानी भरेंगे। और टोटल जो है तीनों मिलकर शेष कितना पानी भर रहे हैं? 102 यूनिट। यानी इस 102 यूनिट पानी को अगर 9 यूनिट की एफिशिएंसी के साथ भरेंगे तो कितना समय लग जाएगा? 102/9 घंटा। हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा? ये 3 से 3 बार में जाएगा। हाथ में एक 12, 12 3 से जाएगा 4 बार में। 9 को 3 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, यानी 34/3 घंटा। हम इसे और क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 11 सही 1/3 घंटा। हम इसे और क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 11 घंटा और 1/3 घंटा को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 20 मिनट। ये हमारा क्या हो जाएगा? 20 मिनट। यानी टंकी जो है 10 AM के बाद 11 घंटा 20 मिनट बाद टंकी जो है पूरी तरीके से भर जाएगी। तो
तो देखिए इस 10 AM में हम इस 10 AM में ऐड करेंगे 11 घंटा 20 मिनट, तो ये हमारा टाइम क्या हो जाएगा, 10 AM में अगर 11 घंटा 20 मिनट ऐड करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 9:20 PM। यानी टंकी जो है 9:20 PM में पूरी तरीके से भर जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 9:20 PM। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कार 30 किलोमीटर पर घंटा, 40 किलोमीटर पर घंटा और 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखिए हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम कुल दूरी में कुल समय से भाग देते हैं तो हमारा एवरेज स्पीड निकल के आता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 10 किलोमीटर जा रहा है, 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 20 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 30 किलोमीटर। तो देखिए हमें तीनों दूरी दिया हुआ है तो हम यहां से कुल दूरी निकाल सकते हैं। कुल दूरी क्या हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा 10 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60 किलोमीटर। कुल दूरी क्या निकल के आ गया, 60 किलोमीटर निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए कुल दूरी और कुल समय चाहिए। तो देखिए हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें क्या दिया है, स्पीड दिया हुआ है, तो हम यहां से टाइम निकाल सकते हैं। देखिए 10 किलोमीटर जा रहा है 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, यानी समय कितना लग जाएगा। समय निकालने के लिए हम डिस्टेंस में स्पीड से भाग देते हैं, यानी समय कितना लग जाएगा, 10/30 घंटा। उसके बाद 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 20 किलोमीटर जा रहा है, यानी यहां समय कितना लग जाएगा, 20/40 घंटा। उसके बाद 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 30 किलोमीटर जा रहा है, यानी यहां समय कितना लग जाएगा, 30/60 घंटा। अब देखिए 20 से अगर हम 40 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 30 से अगर हम 60 को काटेंगे ये 2 बार में जाएगा। उसके बाद हम यहां से 10 से 10 काट सकते हैं। अब देखिए यहां हमारा टाइम क्या हो गया, 1/3 घंटा। यहां हमारा टाइम क्या हो गया, 1/2 घंटा। और यहां टाइम क्या हो गया, 1/2 घंटा। 1/2 घंटा और 1/2 घंटा को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा में 1/3 घंटा ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4/3 घंटा। यानी यहां से हमारा कुल समय क्या निकल के आ गया, 4/3 घंटा निकल के आ गया। तो हम यहां से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, हम यहां से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड निकालने के लिए कुल दूरी में कुल समय से हम भाग देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। अब देखिए 4 से 60 कितने बार में जाएगा, 15 बार में। 3 हमारा ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा। 15 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर घंटा। यानी यहां से हमारा एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गया, 45 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 45 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ट्रैक के किनारे खड़े एक लड़के ने पाया कि कोई अप ट्रेन उसे 8 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि अप ट्रेन से दुगुनी लंबाई की एक डाउन ट्रेन उसे 20 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेन को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम यहां सबसे पहले क्या करते हैं, अप ट्रेन की लंबाई कुछ मान लेते हैं। अब देखिए हम ट्रेन की लंबाई क्या माने ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों समय का एलसीएम लेंगे। जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा वही ट्रेन की लंबाई मान लेंगे। तो देखिए 8 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, 40 निकल के आएगा। तो हम यहां अप ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं 40 मीटर। हम यहां अप ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं 40 मीटर। अब देखिए डाउन ट्रेन की लंबाई के बारे में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में डाउन ट्रेन की लंबाई के बारे में दिया हुआ है कि अप ट्रेन की लंबाई की दुगुनी है। यानी डाउन ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, डाउन ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 2 × 40 मीटर। डाउन ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, 2 × 40 मीटर। अब देखिए जब अप ट्रेन एक व्यक्ति को पार कर रही है, एक लड़के को पार कर रही है, तो कितना समय लग रहा है, 8 सेकंड का समय लग रहा है। और डाउन ट्रेन जब उसी लड़के को पार कर रही है तो कितना समय लग रहा है, 20 सेकंड का समय लग रहा है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को पार करती है तो उस केस में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। यानी यहां जब व्यक्ति को ट्रेन पार कर रही होगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चल रही होगी। तो देखिए व्यक्ति को पार करने में कितना समय लग रहा है, 8 सेकंड का। यानी 40 मीटर जाने में ट्रेन को 8 सेकंड का समय लग रहा होगा। यानी हम यहां से ट्रेन का स्पीड निकाल सकते हैं, हम यहां से ट्रेन का स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड निकालने के लिए दूरी में हम समय से भाग देंगे तो यहां से हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए दूसरी ट्रेन जब व्यक्ति को पार कर रही है तो कितना समय लग रहा है, 20 सेकंड का। और व्यक्ति को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी चली होगी। लंबाई क्या है, 2 × 40 मीटर। तो देखिए हमें जो है दूरी पता है और समय पता है, तो हम यहां से दूसरी ट्रेन का स्पीड निकाल सकते हैं। दूसरी ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर समय से भाग देंगे
तो देखिए 20 से 40 कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे कि जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो कितना समय लगेगा। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को या किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को पार करती है तो उस केस में ट्रेन अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। यानी दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो चली गई दूरी क्या हो जाएगा, दोनों के लंबाई के योग के बराबर। अब देखिए दोनों को लंबाई पता है तो हम यहां दोनों को पार करने में चली गई दूरी निकाल सकते हैं। चली गई दूरी हो जाएगा 40 मीटर प्लस का 2 गुने 40 मीटर। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 120 मीटर। अब देखिए दूरी हमें पता चल गया, अगर हमें दूरी पता चल गया, अगर हमें स्पीड पता चल जाए तो हम यहां से समय निकाल सकते हैं। अब देखिए दोनों ट्रेन जो है, एक जो है अप में चल रही है तो दूसरी डाउन में, यानी दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है। तो हम यहां से दोनों का रिलेटिव स्पीड अगर निकालेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो हम यहां से अगर दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी यहां जो है रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, यहां रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड प्लस 4 मीटर पर सेकेंड। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए हमें दूरी पता चल गया और हमें स्पीड पता चल गया तो हम यहां से समय निकाल सकते हैं। समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी में स्पीड से भाग देंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, समय हमारा हो जाएगा 20/9 सेकेंड। समय क्या हो जाएगा, 20/9 सेकेंड। अब देखिए हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा, ये 3 से जाएगा 40 बार में, 9 3 से जाएगा 3 बार में, यानी 40/3 सेकेंड हो गया। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 13 सही 1/3 सेकेंड। यानी एक दूसरे को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, 13 सही 1/3 सेकेंड का समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है, नाव 4 घंटे 30 मिनट में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और वापस आती है, धारा की चाल क्या है। हमसे पूछ के रहा है, धारा की चाल पूछ रहा है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है, d इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2x। अब देखिए यहां d क्या होता है, एक साइड की दूरी, t क्या होता है यात्रा का टोटल टाइम, x क्या होता है शांत जल में नाव की चाल और y क्या होता है धारा की चाल। और हमसे पूछ के रहा है धारा की चाल, यानी हमसे y का वैल्यू पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में शांत जल में नाव की चाल यानी हमें x का वैल्यू दिया है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, यात्रा का टोटल टाइम यानी हमें t का वैल्यू दिया है, और हमें क्या दिया, एक साइड का दूरी यानी हमें d का वैल्यू दिया है। तो देखिए अगर हम इस इक्वेशन में dt और x का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा y का वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी धारा की चाल निकल के आ जाएगा। अब देखिए d का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, d का वैल्यू दिया हुआ है 30 किलोमीटर। टोटल टाइम हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 4 घंटा 30 मिनट। तो अगर हम पूरे टाइम को अगर घंटा में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9/2 घंटा। ये हमारा हो जाएगा 9/2 घंटा। x का वैल्यू क्या दिया, 15 किलोमीटर पर घंटा। तो हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बटा, अब देखिए हम यहां x की जगह 15 पुट करेंगे तो 2 गुने 15 हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां अगर क्रॉस गुना करेंगे तो 30 में अगर हम 30 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 900। ये हमारा क्या हो जाएगा 900 इक्वल टू 9/2 इंटू 225 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए 9 से ये कितने बार में जाएगा, 100 बार में। अब देखिए फिर से हम यहां क्रॉस गुना करेंगे तो हम 100 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 200 इक्वल टू 225 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए इस माइनस वाई स्क्वायर को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और इस 200 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 200। यहां से हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25। तो यहां से हमारा वाई क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा वाई निकल के आ जाएगा 5। यानी धारा की चाल क्या निकल के आ गया, 5 किलोमीटर पर घंटा। हमसे पूछ के आ रहा था धारा की चाल, और धारा की चाल क्या निकल के आ गया, 5 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि a माइनस बी इक्वल टू 5 तथा a इंटू बी इक्वल टू 2 है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है। हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे a क्यूब, हमसे पूछ रहे a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखिए हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, हम इसके बराबर लिख सकते हैं a माइनस,
हम इसके बराबर लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में a माइनस बी दिया है और a इंटू बी दिया है, तो हम यहाँ a माइनस बी और a इंटू बी का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां से हमारा हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 3 गुने 2 गुने 5 हो जाएगा। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 125 प्लस हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 125 में अगर हम 30 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 155 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा था a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या निकल के आ गया 155 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 155 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक वृत्ताकार पथ की बाहरी तथा आंतरिक परिधियों का अनुपात 5:4 है। यदि पथ 50 मीटर चौड़ा हो तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या है। हमसे पूछ क्या रहा है, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। अब देखिए वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। अब देखिए हम यहां मान लेते हैं कि जो बाहरी वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है और जो आंतरिक वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है। तो देखिए हम यहां से दोनों वृत्त के परिधि का रेशियो निकालेंगे तो यहां से रेशियो क्या हो जाएगा, यहां से रेशियो हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R इज टू 2 पाई स्मॉल r। और हमें क्वेश्चन में दोनों के परिधि का रेशियो क्या दिया 5:4 दिया हुआ है, यानी इसके बराबर हमें क्वेश्चन में क्या दिया 5:4 दिया हुआ है। अब देखिए हम यहां से 2 से 2 काट सकते हैं, पाई से और पाई काट सकते हैं। यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा कैपिटल R इज टू स्मॉल r इक्वल टू 5:4। अब देखिए यहां से हमें क्या पता चल गया, यहां से हमें यह पता चल गया कि जो वृत्त के परिधि का रेशियो होगा वही वृत्त के त्रिज्या का रेशियो होगा। अब देखिए हमें दोनों वृत्त के त्रिज्या का रेशियो पता चल गया और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, पथ की चौड़ाई दिया है। तो देखिए बाहरी वृत्त की त्रिज्या में से अगर हम आंतरिक वृत्त की त्रिज्या माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पथ की चौड़ाई निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहां मान लेते हैं कि जो बाहरी वृत्त है उसकी त्रिज्या 5 यूनिट है, तो जो आंतरिक वृत्त होगी उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 4 यूनिट। यानी यहां अगर हम पथ की चौड़ाई निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 1 यूनिट निकल के आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में पथ की चौड़ाई क्या दिया 50 मीटर, यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 50 मीटर दिया है। और हमसे पूछ क्या रहा है आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, यानी हमसे जो है इस 4 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 50 मीटर है तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 200 मीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 200 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ठोस बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसकी वक्रीय सतह का क्षेत्रफल कुल सतह के क्षेत्रफल का 1/3 है। तदनुसार उस बेलन की त्रिज्या कितनी है। हमें क्या निकालना, बेलन की त्रिज्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में बेलन के कुल सतह का क्षेत्रफल दिया है। तो देखिए बेलन के कुल सतह के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के कुल सतह के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस 2 पाई r स्क्वायर। और हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल क्या दिया, हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ है 462, क्षेत्रफल दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि उसकी वक्रीय सतह का क्षेत्रफल जो है वो कुल सतह के क्षेत्रफल का 1/3 है। तो देखिए बेलन के वक्र सतह के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के वक्र सतह के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू एच। और हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल के बारे में क्या दिया है कि कुल सतह के क्षेत्रफल का 1/3 है। अब देखिए कुल सतह का क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में कितना दिया है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका 1/3 क्या होगा, वक्र सतह का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से जाएगा एक बार में, 3 से एक बार में जाएगा, हाथ में एक 16 हो जाएगा, 16 3 से कितने बार में जाएगा 5 बार में, हाथ में एक 12 हो जाएगा, 12 जो है 3 से 4 बार में जाएगा। यानी यहां से वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां से हमारा 2 पाई r इंटू एच का वैल्यू निकल के आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हम यहां 2 पाई r इंटू एच के जगह 154 सेंटीमीटर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। यानी यहां से हमारा हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इस 154 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, 462 में से 154 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 308। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 2 पाई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 22/7 गुने r स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए 462 में से 154 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 308
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इसे अगर काट ले 2 से, तो देखिए ये 2 से कितने बार में जाएगा, हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 154 बार में। अब देखिए 22 से अगर हम 154 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 7 बार में। हम यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो यहां से हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से हमारा आर क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा आर निकल के आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछ के आ रहा था बेलन का रेडियस, और बेलन का रेडियस क्या निकल के आ गया, 7 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है संख्या 1005x4 संख्या 8 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है, हमें संख्या दिया हुआ है 1005x4। ये जो संख्या है 8 से पूरी तरीके से विभाज्य है। तो देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 8 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 8 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। तो देखिए ये संख्या हमें क्वेश्चन ने दिया कि 8 से पूरी तरीके से विभाज्य है, इसका मतलब ये होगा कि इसका अंतिम 3 अंक भी 8 से पूरी तरीके से विभाज्य होगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं x का सबसे छोटा मान। तो देखिए हम इस x के जगह सबसे छोटा पूर्णांक क्या पुट करें, हम इस x के जगह सबसे छोटा पूर्णांक क्या पुट करें ताकि ये जो हमारा 3 अंक है वो 8 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। तो देखिए सबसे छोटा पूर्णांक हमारा क्या होता है, 0 होता है। अगर हम x के जगह 0 पुट कर ले तो यहां से हमारा 3 अंक क्या बन जाएगा, ये हमारा 3 अंक बन जाएगा 504। अब देखिए अगर ये 504 8 से पूरी तरीके से विभाज्य होगा, 504 अगर 8 से पूरी तरीके से विभाज्य होगा तो हम x के जगह अगर 0 पुट करेंगे तो ये संख्या भी हमारा 8 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। तो देखिए हम इसे 8 से विभाजित करके देखते हैं। तो देखिए 8 छक 48, हम इसमें से 48 माइनस करेंगे, यहां से हमारा क्या हो जाएगा 2, ऊपर से हमारा एक 4 आएगा, 24 जो है 8 से 3 बार में जाएगा, ये हमारा 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो गया। यानी यहां से हमें क्या पता चल गया कि अगर हम x के जगह 0 पुट करेंगे तो ये हमारी संख्या भी 8 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। यानी x का सबसे छोटा मान क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 1/2 3/4 5/6 और 7/8 का HCF ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में जो संख्या दिया हुआ है वो संख्या हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो देखिए हम फ्रैक्शन का HCF कैसे निकालते हैं, जब हमें फ्रैक्शन का HCF निकालना हो तो हम अंश का HCF निकालते हैं और हर का हम LCM निकालते हैं। यानी अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो HCF निकालने के लिए हमें जो है अंश का HCF निकालना होगा। अंश में हमारा क्या है, अंश में हमारा है 1 3 5 7, यानी हमें इसका HCF निकालना होगा, हमें जो है इसका HCF निकालना होगा। और हर में क्या है, हर में है 2 4 6 8, हमें इसका जो है LCM निकालना होगा, हमें इसका LCM निकालना होगा, तब जाके हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इसका HCF निकल के आ जाएगा। अब देखिए 1 3 5 7 का हम HCF निकालेंगे तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, 1 होगा। और 2 4 6 8 का अगर हम LCM निकालेंगे तो LCM क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी इसका HCF क्या निकल के आ गया, 1/24 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1/24 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत A है। यदि अगली 3 और पिछली 2 विषम संख्याओं को भी 7 विषम संख्याओं में शामिल कर लिया जाए तो इन 12 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 7 क्रमागत विषम संख्या का औसत A दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 क्रमागत विषम संख्या का जब हम औसत निकालेंगे तो औसत हमारा क्या होगा, बीचों बीच वाली संख्या। तो देखिए इनके बीचों बीच संख्या कौन सी होगी, चौथी संख्या, यानी औसत हमारा जो होगा वो चौथी संख्या होगा। और हमें क्वेश्चन में औसत क्या दिया, A दिया हुआ है, यानी चौथी संख्या क्या होगा, A होगा। चौथी संख्या क्या होगा, A होगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि अगली तीन 1 2 3 अगली 3 विषम संख्या शामिल कर लिया जाए, अगली 3 और पिछली 2 1 2 पिछली 2 विषम संख्या शामिल कर लिया जाए तो इन 12 क्रमागत विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो देखिए लगातार 2 विषम संख्या के बीच अंतर कितना होता है, लगातार 2 विषम संख्या के बीच अंतर 2 का होता है। तो देखिए जब हम 12 क्रमागत विषम संख्या का औसत निकालेंगे तो औसत जो हमारा बीचों बीच संख्या होगा वही होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 संख्या इस साइड से छोड़ेंगे और 6 संख्या इस साइड से, यानी औसत हमारा कहीं बीचों बीच यहां होगा। अब देखिए लगातार 2 विषम संख्या के बीच अंतर कितना होता है, 2 का। लगातार 2 विषम संख्या के बीच अंतर कितना होता है, 2 का। और ये जो हमारी संख्या है वो कौन सी है, A है। तो औसत हमारा यहां क्या हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा A + 1,
नया औसत क्या हो जाएगा, a प्लस 1 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, a प्लस 1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।